आज हम लोग को पढ़ना है भौतिक से संबंधित। किसे पढ़ना है? भौतिकी से संबंधित। भौतिकी से संबंधित पढ़ना है और इससे महत्वपूर्ण बातें जो है भौतिकी, उस पर हमको ध्यान देना है। जो हमारा आगामी परीक्षा मतलब 2023 में जो होने वाला है क्लास 10 का, उससे हमको बातें पढ़ना है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। और प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा पर। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, प्रकाश कभी भी टेढ़ी रेखा पर नहीं चलती। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पर चलती है। और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। और ऊर्जा को ना हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। पर ऊर्जा को मात्र हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। उसके बाद है आपका दूसरा पॉइंट है नंबर 2, किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। पुंज कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं किरण पुंज? एक में है आपका अपसारी। क्या एक में? दूसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। बस इतना बात आप याद रखिए, आपका इंपॉर्टेंट बात है। अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी का मतलब यह है कि जो किरणों को फैला दे, किरणों को फैला दे, उसे क्या कहते हैं? और जो किरणों को एकत्रित कर दे, माने एकत्रित एक जगह कर दे, उसे क्या कहते हैं? एकत्रित कर दे, उसे अभिसारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। यानी जो किरणों को फैला दे उसे अपसारी, और जो किरणों को एकत्रित कर दे उसे अभिसारी कहते हैं। समांतर का मतलब होता है कि समान चले। अगर समान चले तो उसे क्या कहते हैं? अगर एक ही दिशा में समान दूरी बनाकर चाहे वो जितना दूर जाए, उसे क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। और समांतर किरण पुंज क्या होता है? एक दूसरे के हमेशा समान होता। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन होते हैं? जो किरणों को फैला दे, जो किरणों को एकत्रित कर दे, और जो एक दूसरे के समान हो, उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक का मतलब होता है कि जिसका मानव ने न बनाया हो और न रूपरेखा दिया हो, वो कुदरती चीज है। जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत सूरज क्या है? सूरज को कोई इंसान की ताकत है बना सकता है? नहीं बना सकता है। तारा के पास अपना लाइट है, अपना प्रकाश है। लेकिन कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जिसने मानव रूप रेखा तैयार किया, जैसे मानवकृत प्रकाश स्रोत। आप लालटेन देखे हैं? क्या वो हम ये कह सकते हैं कहीं से वो टपका है? नहीं। वो क्या है? वो है आपको उसको मानव ने रूप रेखा दिया है। जैसे लालटेन है, मोमबत्ती है, बल्ब है। उसके बाद हम चलते हैं प्रदीप्त। प्रदीप्त किसे कहते हैं? जो प्रकाश अगला पॉइंट है आपका प्रदीप्त। क्या बोलते हैं उसको? प्रदीप्त। प्रदीप्त का जो प्रकाश उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? जो प्रकाश उत्पन्न करे उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे सूरज प्रकाश उत्पन्न करता है कि नहीं करता? जलता हुआ बिजली का बल्ब, ये देख लीजिए आपको सामने दिखाई दे रहा है। ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये सब क्या है? मानवकृत है, प्रदीप्त है। प्रदीप्त है ना? प्रदीप्त का मतलब होता है कि प्रकाश उत्पन्न करे, प्रकाश उत्पन्न करे। तो जलता हुआ, जलती हुई सूरज। अगला है आपको किरणों। 5वां पॉइंट है किरण पुंज। फिर से आज ये क्या है पॉइंट आपका? किरण पुंज। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं।
और किरण पुंज अभी हम बता चुके हैं कितने प्रकार के होते हैं। अपसारी, और जो किरण को फैला दे, जो किरण को एकत्रित कर दे, और जो एक दूसरे के समान हो उसे समांतर कहते हैं। उसके बाद आता है आपका कि जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं। जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ। अब पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज है और कोई भी वस्तु है, अगर आर पार साफ साफ दिखाई देता है, आर पार, जैसे मान लीजिए कि इधर कोई वस्तु रखा हुआ है और इधर आप हैं, अगर इधर से आप देख रहे हैं, अगर आपको आर पार साफ साफ दिखाई दे रहा है तो वो कौन सी वस्तु हो जाएगी। पारदर्शी पदार्थ। जैसे शीशा, कांच है, शीशा है, कांच है, पानी है ना। उसके बाद और भी कुछ है, लेकिन आपको जो पारदर्शी का मतलब होता है कि जो आर पार दिखा दे उसे क्या कहते हैं। जैसे में कांच, पानी इत्यादि। उसके बाद अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं और अपनी आंखों से इधर देख रहे हैं, लेकिन आपको इस ये जो वस्तु रखा हुआ है और ये जो पर्दा घेरा हुआ है, इससे पीछे वाली वस्तु अगर आपको ना दिखाई दे उसे क्या कहेंगे हम। अपारदर्शी। और अपारदर्शी का उदाहरण आप लाखों करोड़ों हो सकती है। जैसे आपके सामने में ये बोर्ड है, ये बोर्ड के पीछे आप नहीं देख सकते तो बोर्ड क्या हो गया। ये आपके सामने दीवार है, दीवार के पीछे नहीं देख सकते, क्या हो सकता है। आपके जैसे बहुत सारे मोटे कपड़े आ सकते हैं, जैकेट आ सकते हैं, पेपर आ सकते हैं, मोटा मोटा पेपर आएगा, अगर उसको आर पार नहीं देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा। अपारदर्शी होगा। लेकिन कुछ ऐसे चीज होते हैं जो पारदर्शी न पारदर्शी, वो बीच का चीज होता है। वो क्या होता है। बीच का चीज। अब बीच का चीज क्या होगा भाई, तो जो कुछ आर पार कर जाए और कुछ आर पार न करे, कुछ आर पार कर जाए और कुछ आर पार न करे। जैसे कुछ वस्तु ऐसे होती है कि अगर हम इधर से देखेंगे, अपनी आंखों से जब इधर से हम देखेंगे तो झिलमिल झिलमिल दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा। झिलमिल झिलमिल दिखाई देगा। तो वो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे। पारभासी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे। पारभासी पदार्थ। जैसे आप धुआं में देखिएगा, जैसे किसमें देखिएगा, धुआं में, तो आपको झिलमिल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा। झिलमिल। उसके बाद आपको हम बताते हैं तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज। जब तेल लगा हुआ कागज पे देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा। स्पष्ट रूप से पूरा पूरा नहीं दिखाई देगा, कुछ भाग दिखाई देता और कुछ भाग नहीं दिखाई देता। तो इसका मतलब पारभासी पदार्थ का उदाहरण क्या हुआ। तेल लगा हुआ कागज, धुआं और भी पदार्थ हैं। आइए उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। क्या है। प्रकाश का परावर्तन। अब ये पूरा चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। 10वीं के फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन का मतलब है कि मान लीजिए कि हम जा रहे हैं, इसमें धक्का खा गए और फिर वापस आ गए, तो यही क्या है। परावर्तन है। अगर हम किसी के यहाँ गए और हम टकरा कर अब फिर वापस आ गए, यही क्या कहलाता है। ये परावर्तन है। परावर्तन का मतलब होता है कि ये मेरा परावर्तन था, लेकिन अगर हम टॉर्च बारे, लाइट बारे और ये वापस कर दे, ये वापस कर दे, तो ये किसका परावर्तन कहलाएगा। प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश चिकनी सतह से, जब प्रकाश चिकनी सतह से वापस उसी दिशा में आ जाए, जब प्रकाश टकराकर वापस उसी दिशा में आ जाए, यही क्या कहलाता है। यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और परावर्तन के कितने नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। 2 नियम है। देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब मान लीजिए कि परावर्तन होने के लिए जो कांच है या आईना है वो पीछे से पेंट होगा या नहीं होगा। होगा। वापस आएगा। क्या होना चाहिए। पेंट होना चाहिए। प्रकाश का परावर्तन होने के लिए आईना या कांच को पीछे से क्या होना चाहिए। पेंट होना चाहिए। और जब पेंट हो जाएगा तो इधर से अगर आप लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, तो ये तो आर पार होगा नहीं। क्यों नहीं होगा।
क्योंकि पीछे से पेंट हुआ। तो जब ये आर पार नहीं होगा तो जिस दिशा में गया, जिस दिशा में से आया था उसी दिशा में वापस लौट आएगा। यही घटना प्रकाश से क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सीधी सी बात है कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से वापस टकराकर उसी दिशा में लौट आती है, यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। ये प्रकाश का परावर्तन याद करना एकदम आसान है और ये आपको बोर्ड के एग्जाम में हर हाल में पूछना ही पूछना है। हर हाल में पूछना ही पूछना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। गौर फरमाइएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? परावर्तन के दो नियम। कितने नियम होते हैं भाई? दो नियम होते हैं। दो नियम है। अब गौर फरमाइएगा, अगर मान लीजिए आपको नहीं याद है, अगर आपको बोर्ड में एग्जाम में अगर आपको याद नहीं है तो वहाँ पे आप कैसे इसका परिभाषा लिखिएगा, इसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहला हमको करना है कि ये एक दर्पण लेना है। क्या करना है? दर्पण लेना है। दर्पण लेना। और दर्पण को एक साइड से क्या कर देना? उसको पेंट कर देना। एक साइड से क्या कर देना? पेंट कर देना। और आपको मालूम होगा कि दर्पण पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और दर्पण पर जो किरण आई है और पेंट है तो जाएगी, वापस चली जाएगी। जो आई है वो जाएगी। और जिधर से आई है उधर ही जाएगी। उधर ही जाएगी। तो उधर ही जाएगी तो ये जाने वाले को क्या कहेंगे? ये किरण क्या हुआ? ये किरण क्या हुआ? परावर्तित किरण। और बीच में एक डाल देते हैं क्या? लंब। यही हो गया आपके परावर्तन का नियम। यही होगा परावर्तन का नियम। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक तल में होते हैं। एक नियम खत्म। नियम 1 खत्म। यही सबसे बड़ा नियम है। अगला नियम तो एकदम समझिए हलवा है। क्या है? एकदम हलवा। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सभी एक तल में होते हैं। और आपतन कोण बराबर। बस दोनों नियम खत्म। दोनों नियम याद हुआ जी। परावर्तन के कितने नियम? दो। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया सभी एकदम सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण बराबर। और एक और बात होती है, जब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है तो इस कोण को बोलते हैं आई। आई से इसको सूचित करते हैं और इसको आर से सूचित करते हैं। तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा आपको? कोण आर। अगर मान लीजिए कि कोण आई आपसे कह दे कि कोण आई बराबर, कोण आई बराबर 40 डिग्री है तो कोण आर बराबर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। क्योंकि पहले बता चुके कि आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये भी कितना मान हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। इसका भी मान कितना हो जाएगा? अगर आपतन कोण दे दे आपको 60 डिग्री तो पूछे परावर्तन कोण का मान कितना हुआ तो कितना होगा बताइए? 60 डिग्री हुआ। कितना होगा? 60 डिग्री। ये समझ में आ गया? आगे चलते हैं फिर हम। समतल दर्पण एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हर हाल में प्रश्न आने वाला है। अब क्या पढ़ना है आपको? समतल दर्पण। एक न एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में आपको रहना ही रहना है। न रहे बोर्ड में ये कभी हो नहीं सकता। अब देखिए क्या नाम है इसका? समतल। अच्छा, इसका नाम है समतल। इसका नाम क्या है? अगर मान लीजिए कि उसका नाम है तो कामो होगा। समतल। काम होगा कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए उसका नाम है समतल तो उसका काम भी कैसा वाला होगा? यानी कहने का मतलब होता है सम, और सम माने बराबर। सम माने अतल। अतल का मतलब होता है नीचे वाला भाग। तो जिसका नीचे वाला भाग बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समतल। क्या कहेंगे? समतल। तो यानी कहने का मतलब यह है कि वो ऐसा दर्पण जिसका नीचे का भाग यानी परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे कौन दर्पण कहेंगे? तो ये पूरा प्लेन होगा,
ऊपर खबर होगा? नहीं ना होगा। तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे कौन दर्पण कहे? और इससे क्वेश्चन कैसे आता बताते हैं अभी हम। अब देखिए, अच्छा, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? जो इससे रिलेटिव क्वेश्चन है, जो इससे रिलेटिव बात है समतल दर्पण से, वो हम आपको बता देते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। फोकस दूरी बराबर अनंत। क्या होती है भाई? अनंत होती है। आगे गौर फरमाइएगा, आपसे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि जब दो समतल दर्पण को, कितने दर्पण को? दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर आमने सामने रख दिया जाए। कहाँ रख दिया जाए? आमने सामने। कहाँ रख दिया जाए? जब मान लीजिए कि दो समतल हमारे आमने सामने या कहीं पे भी 90 डिग्री पे रख दिया जाए। 90 डिग्री का मतलब सीधा, क्या? सीधा रख दिया जाए। तो अब बताइए कि अगर ये दोनों दर्पण है, क्या दर्पण है? दोनों कितना डिग्री पर रखा हुआ है? 90 डिग्री पे। अगर मान लीजिए कि इसमें कोई लड़का या लड़की या कोई भी आदमी या कोई भी वस्तु को रख दिया जाए तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? बताइए आप। आपको मालूम है तो बताइए, नहीं तो हम बताते हैं आपको। प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पे रख दिया जाए आमने सामने, तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? नहीं विश्वास है तो जाके घर पे आजमा लीजिएगा, या फिर सैलून में चले जाइएगा। आप जब बीच में देखिए खड़ा होते हैं तो आपको लगेगा कि आगे 10 गो प्रतिबिंब फोटो बन रहा है, फिर उसके देखिएगा तो पीछे 20 गो, फिर इस तरह से डबल होते होते यानी प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन था। एक पॉइंट मतलब ये समझ के, दूसरा बात हम ये बताते हैं कि अगर समतल दर्पण सामने है, समतल दर्पण अगर आपके क्या है? समतल दर्पण सामने है। अगर आप यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आप ये है, अगर आप यहां से 10 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार में दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो फोटो होगा, इधर आपका जो फोटो होगा वो कितना के रफ्तार से चलेगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर समतल दर्पण के सामने कोई भी वेग से चलता है, कितना वेग से? भी वेग से। तो उसका प्रतिबिंब कितना? 2v। कितना? 2v। यानी v वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब कितना वेग हो जाता है? 2v हो जाता है। तो इसमें कितने बात हुए? पहला नंबर की समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण अगर 90 डिग्री पे रख दिया जाए तो आमने सामने, तो उसकी प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। और समतल दर्पण में अगर भी वेग से चले तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कितना वेग से चलेगा? 2v से चलेगा। अगला पॉइंट, एक पॉइंट और है कि मान लीजिए अगर ये समतल दर्पण है, क्या है? ये आपका समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने अगर आप यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर थीटा डिग्री झुकते हैं तो क्या थीटा? तो आपका अगर मान लीजिए कि थीटा डिग्री आप झुकते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब होगा, फोटो होगा, वो कितना डिग्री को झुकेगा? 2 थीटा। कितना थीटा? 2 थीटा। और एक बात और है कि अगर इसका मतलब ये कि अगर थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री दे दे, कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो बताइए उसका प्रतिबिंब कितना झुकेगा? 60 डिग्री। अगर इसका, अगर कोई आदमी समतल दर्पण के सामने 15 डिग्री गर्दन झुकाता है तो उसका प्रतिबिंब कितना डिग्री? 30 डिग्री झुकाएगा। आगे गौर फरमाइएगा। अगला है कि, अच्छा एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, समतल दर्पण से एक और इंपॉर्टेंट बात है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बस एकदम इजी बात है। समतल दर्पण में क्या लिखा हुआ? समतल दर्पण में प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब देखिए यहाँ पे समतल दर्पण में क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अच्छा एक बात बताइए कि इसका नाम क्या है? समतल दर्पण। तो जैसा नाम वैसा, जैसा नाम वैसा। तब बताइए, तो समतल है तो समतल का मतलब होता है बराबर। तो पहला नंबर तो ये बराबर बनाएगा। पहला नंबर क्या बनाएगा? बराबर।
और दूसरा नंबर बनाएगा काल्पनिक। क्या बनाएगा? काल्पनिक। काल्पनिक आदमी कल्पना हमेशा सीधा करता है कि उल्टा? सीधा करता है। तो जो कल्पना करेगा वो कैसा बनाएगा? सीधा बनाएगा। कैसा बनाएगा? सीधा। समझ में आया? हम कितने बात को पढ़े, बस एक बार रिवाइज कर लीजिए। हम पढ़े सबसे पहले कि प्रकाश क्या है? प्रकाश है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरणों के समूह को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत सूरज तारा है। मानव कृत प्रकाश स्रोत लालटेन मोमबत्ती है। प्रदीप जो प्रकाश को सूरज बिजली का जलता हुआ बल्ब। उसके बाद किरणों के समूह को किरण पुंज कितने प्रकार के? अपसारी। और जो किरण को फैला दे अपसारी, जो किरण को एकत्रित कर दे, और जो किरण एक दूसरे के समान हो। समझ में आ रहा है? जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, जिससे होकर प्रकाश आर पार ना हो, जिससे होकर कुछ भाग जाए और कुछ भाग ना जाए, उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। उसके बाद हम आपको पढ़ाएं कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जब कोई चिकनी सतह से टकरा कर वापस आ जाए, इस प्रक्रिया क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। उसके बाद हम ये बताएं कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? 2। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन कोण बराबर? आपतन कोण 60 डिग्री का, तब परावर्तन कोण 60 डिग्री। आपतन कोण 30 डिग्री, तब परावर्तन कोण कोण आई बराबर कोण आई बराबर। उसके बाद हम आपको बताए हैं कि समतल दर्पण। कौन दर्पण बताए हैं? जिसके परावर्तक समतल उसे क्या कहेंगे? जिसके परावर्तक समतल उसे समतल दर्पण की फोकस दूरी। जब समतल दर्पण को दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पे रखा जाए तो उसमें बना प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगा। जब समतल दर्पण के सामने कोई थीटा डिग्री गर्दन झुकाए तो उसका प्रतिबिंब, कोई 15 डिग्री अगर गर्दन झुकाए तो उसका प्रतिबिंब, कोई अगर भी वेग से समतल दर्पण के सामने चल रहा है तो उसका, कोई अगर 10 के स्पीड में चल रहा है तो उधर से। समझ में आया? समतल दर्पण नाम है इसका समतल। तो समतल माने बराबर, समतल माने बराबर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर। उसके बाद तो काल्पनिक क्या होगा? 3 बात था। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।